पिछले 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार चला गया है। संक्रमण का दायरा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार जो कोरोना के संक्रमण के आंकड़े थे वो कम हो रहे थे, लेकिन आज फिर से 4 लाख के पार चला गया है। 4,12,000 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के दर्ज किए गए हैं। 3,900 व्यक्तियों की मौत पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा जो है वो 4,12,000 के पार चला गया है, जबकि 3,900 मरीजों की पिछले 24 घंटे के दौरान मौत भी हुई है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 3 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 3,29,000 मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान इस संक्रमण से ठीक होकर अपने घर गए हैं या जो अपने घर पर हैं वो नेगेटिव हो गए हैं। तो अच्छी खबर भी है, लेकिन आपको इस बीच बहुत सावधानी बरतनी है। लगातार कोरोना का संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, कभी कम होता है, लेकिन हर बार जब भी बढ़ता है तो पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देता है। 4 लाख के पार पहुंच गया है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। 3,900 लोगों की मौत भी हुई है। आपको इससे बच के रहना है, क्योंकि इस बीमारी का पहला इलाज इससे बचाव है। और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं आप? लगातार हाथ धोते रहना है, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना है, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना है, अगर जाना पड़े तो सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है और मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन कोरोना अगर आपको हो जाए तो फिर आपको किस तरह से अपना इलाज करना है, किस तरह से कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, कब आपको टेस्ट कराना है, कब आपको दवाई लेनी शुरू करनी है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा हैं, जो कि आकाश हेल्थ केयर में डॉक्टर हैं और पल्मोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सरीन हैं, जो कि फोर्टिस वसंत कुंज में हैं और सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं। हम सीधे सबसे पहले डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अक्षय, एक बड़ा सवाल ये है कि जब आपको कोरोना हो जाता है तो किस तरह से वो असर दिखाना शुरू करता है, उसकी टाइमलाइन क्या होती है, कब सिम्टम आते हैं, सिम्टम आने के कितने दिनों बाद टेस्ट कराना चाहिए, क्या शुरुआत में एकदम टेस्ट करा लेना चाहिए जब आपको इस बात का एहसास हो कि किसी मरीज के संपर्क में आए हैं और आपको कोरोना के शुरुआती लक्षण हैं? देखिए, शुरुआत में हमेशा फीवर से चालू होते हैं सिम्टम। जब किसी को फीवर आता है तो सबसे पहली चीज़ तो उन्हें आइसोलेट हो जाना है। उसके बाद उनको अपना पीसीआर टेस्ट कराना है, जो बहुत सेंसिटिव होता है कोविड के लिए, बट ज़रूरी नहीं है उसमें पॉजिटिव आए ही। बट फीवर आ रहा है तो आपको आइसोलेटेड ही रहना है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे दी हुई दवाइयाँ चालू कर देते हैं लेना। उसमें बेसिक दवाइयाँ जो हैं वो तो ज़रूर ली जा सकती हैं, जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल की गोली कोई भी ले सकता है, मल्टीविटामिन कोई भी ले सकता है, विटामिन सी कोई भी ले सकता है। एटलीस्ट ये बेसिक ट्रीटमेंट चालू करा जाए, बट इसके बाद वेट करें, एक टेली कंसल्ट ले अपने फिजिशियन से और उस तरह से आगे प्रोसीड करें। रही बात सीटी स्कैन की, ब्लड टेस्ट की, चाहे वो कोई भी इन्फ्लेमेटरी टेस्ट हो, सीबीसी हो, IL-6 हो, ये लोग शुरुआत में ही करा लेते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इसके आगे, और वो जो एडवाइस करें अकॉर्डिंगली टेस्ट भी कराने हैं, अकॉर्डिंगली दवाइयाँ भी लेनी है। तो डॉक्टर ऋचा सरीन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर ऋचा, अब वायरस का इन्फेक्शन जब होता है तो कितने दिनों बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है, कितने दिनों बाद इससे लक्षण आना शुरू होते हैं? तो जब आप किसी इन्फेक्टेड आदमी के वायरस के संक्रमण में आते हैं तो 2 से लेकर 14 दिन के बीच में आपको उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली 4-5वें दिन के आसपास आपको सिम्टम्स आते हैं। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो इमीडिएटली आपको टेस्ट कराने का फायदा नहीं होता है। जब आपको फीवर आना स्टार्ट हो उसके बाद ही आपके टेस्ट की पॉजिटिविटी आने के चांसेस होते हैं। जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम आए तो आपको आइसोलेट होना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उससे ही आप अपने फैमिली को बचा के रखेंगे। होता ये है कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये कुछ भी हो सकता है, बट ये कोरोना वायरस नहीं होगा, जबकि हमारा जो माइंडसेट है इससे बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। आज की सिचुएशन में अगर आपको फीवर आ रहा है या गला खराब हो रहा है या खांसी हो रही है तो सबसे पहला चीज़ जो आपको सोचना है वो ये है कि ये कोरोना वायरस है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो आइसोलेट होना है और प्लीज गेट इन टच विद योर डॉक्टर, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन हो रहा है। लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा मुफ्त की एडवाइसेस दे रहे हैं।
हमको ये देखने को मिलता है कि पहले ही कुछ दिनों के अंदर ही लोग स्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं, लोग पता नहीं कौन सी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। सीटी स्कैन तो लोग ऐसे भी होते हैं जो कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कराते, वो सीधा जाके अपना सीटी स्कैन करवा लेते हैं। तो प्लीज अपने आप को ऐसे सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, हर टेस्ट का भी साइड इफेक्ट होता है। जैसे अभी रिसेंटली एम्स से भी बताया गया था, एक सीटी स्कैन 300-400 एक्सरेज के बराबर होता है, आपको उससे रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो अपने मन से कुछ भी टेस्ट मत कराइए प्लीज। आप डॉक्टर के साथ टेली कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, जरूरत है तभी कुछ टेस्ट कराना है। तो जैसे ही आपको पहला सिम्टम आए, मोस्ट कॉमन सिम्टम फीवर होता है, बट कुछ लोगों को इस स्पेसिफिकली इस सेकंड स्ट्रेन में थोड़े से एटिपिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ लूज मोशन, वीकनेस के साथ स्टार्ट होता है, या फिर थोड़ा सर्दी जुकाम के साथ स्टार्ट होता है। आपको कुछ भी आपको सिम्टम आता है, तो चाहे आपका कोई नोन कॉन्टैक्ट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, बिकॉज इस समय पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा है कि आप कई बार ट्रेस नहीं कर पाते कि आपका किसी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था या नहीं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, सबसे पहले आइसोलेट होइए और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, ना कि कोई टेस्ट और दवाइयां अपने आप से स्टार्ट कीजिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी है डॉक्टर ऋचा, लेकिन डॉक्टर अक्षय मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बात और समझाइए, आपने ये तो बताया कि किस तरह से सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन ये जानना चाह रहा हूँ इस बार सिम्टम्स में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है डॉक्टर अक्षय, वो क्या क्या है? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कई बार फीवर नहीं हो रहा है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव, कई बार आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है लेकिन बाद में इन्फेक्शन हो जा रहा है पेशेंट को। देखिए, पहला जो स्ट्रेन था उसमें बहुत टिपिकल सिम्टम्स थे कि वो यूआरआई से चालू होता था, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता था, थ्रोट पेन होने लगता था और उसके बाद फीवर आ जाता था, एंड आगे जाके अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो सांस फूलने लगती थी। बट इस बार देखा जा रहा है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है, उन्हें वॉमिटिंग, डायरिया इससे चालू हो रही है सिम्टम्स, या हेडेक हो रहा है, या सिर्फ आइसोलेटेड बॉडी एक हो रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग सिम्टम मिल रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ नाक बह रही है, नेजल ब्लॉकेट हो रहा है, जो पहले एक कॉमन फ्लू माना जाता था। तो इस बार जो ये स्ट्रेन है ये बहुत तरह के सिम्टम्स दिखा रहा है। तो कोई भी सिम्टम हो जो इससे एसोसिएटेड हो, चाहे बॉडी एक हो, लूज मोशन हो रहे हो, उल्टी हो रही हो, सिर्फ मामूली सा हेडेक हो, रनी नोज हो या नेजल ब्लॉकेट हो, या थ्रोट पेन अकेला हो और आपको हिस्ट्री भी हो कि हाँ जब मौसम बदलता है तो गला तो खराब होता है, ये कोविड नहीं है, सिर्फ गला खराब है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आइसोलेट होना ही है और उसके बाद पीसीआर कराना है। ये हम बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर ऋचा मैं आपके पास आ रहा हूँ, अगर कोई आइसोलेट हो गया है, घर के अंदर है, तो ये जो सिम्टम्स हैं उस सिम्टम्स का कैसे ध्यान रखना है, किस तरह से बदलाव आए तो उन पर नजर रखनी है ताकि आगे और दिक्कत में पेशेंट ना आए? ठीक है, तो जैसे ही आप आइसोलेट होते हैं, आपको पहली चीज करनी है कि आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है और आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है। आरटीपीसीआर मोस्ट केसेस में पॉजिटिव आ जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी आ रहा है इस वाले स्ट्रेन के साथ। तो जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको हर 4 घंटे में अपना टेम्परेचर, अपना पल्स, अपना सैचुरेशन लेवल्स मॉनिटर करते रहना है और अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखना है। अगर आपका फीवर का ट्रेंड बढ़ता है, जैसे अगर अभी आपको शुरुआत में 99, 100, 101 फीवर आना, अचानक से 103, 104 फीवर आना शुरू हो जाए, तो वो एक राइजिंग फीवर ट्रेंड हुआ। या फिर आपको नए सिम्टम्स, जैसे कि अचानक से आपकी खांसी बहुत तेज बढ़ने शुरू हो जाए, खांसी में थोड़ा खून के धब्बे आने शुरू हो जाए, सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाए, या आपका ऑक्सीजन लेवल जो पहले ठीक चल रहा था वो अचानक से 3 से 4 डिग्री कम हो जाए, या फिर जैसे कि अगर आपका पहले 96, 97 चल रहा था, अब आपका 92, 93 आ जाए, या फिर जैसे आप वॉशरूम जाके वापस आते हैं या थोड़ा सा भी आपने एक्सर्शन किया तब आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है, तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। इन सब चीजों, अगर इनमें से कुछ होता है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ इमीडिएटली कंसल्ट करना है, बिकॉज ये लक्षण होते हैं कि आपका जो डिजीज है ये अब आगे प्रोग्रेस कर रहा है और हमें कुछ टेस्ट, कुछ और इंटरवेंशन करने की जरूरत है। ये अहम जानकारी आप दे रही हैं। डॉक्टर अक्षय मुझे एक बात और समझाइए, जो तमाम लोगों में देख रहे हैं अब इस बार जिसको कोरोना हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक भी हो जा रहे हैं सर, और पहले से कुछ ऐसे कदम उठाने लग रहे हैं, या तो भाग के स्कैन करा लिया, या तो फिर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लें, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो दवाइयाँ खाना शुरू कर दी, और ज़्यादातर जो एक दूसरे को लोग बता रहे हैं वो दवाइयाँ ज़्यादा खाना शुरू कर दे रहे हैं, तो ये तो खतरनाक भी हो सकता है।
जी, बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो कोविड की दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ जैसे मैंने पहले बताया था कि कॉमन होती हैं, चाहे वो बुखार की दवाई हो या ताकत के लिए विटामिन्स लेना हो। बट इसके अलावा अगर आप खुद सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो दवाइयाँ होती हैं, वो बहुत टेलर्ड ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एज कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक फिजिशियन ही ऑब्जर्व करता है आफ्टर कंसल्टेशन, और अकॉर्डिंगली उनके डे ऑफ सिम्टम, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि डे ऑफ सिम्टम क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड एक आता है, उसे फॉलो करना चालू करते हैं, जिसमें खून पतला करने की दवाई है, जिसमें स्टेरॉइड है, और वो अर्ली ट्रीटमेंट होता है जब उस वक्त स्टेरॉइड की जरूरत नहीं होती है। वो उल्टा पड़ सकता है मरीज के लिए अगर वो इनिशियली स्टेरॉइड लेना चालू कर दे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो व्हाट्सएप की दवाइयां फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको कभी खांसी में खून आ रहा होता है, कभी उनको यूरिन में खून आ रहा होता है, कई बार उनका स्टेरॉइड के कारण तकलीफ बढ़ गई होती है, उन्हें सेकेंडरी निमोनिया हो गया होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है, बेसिक दवाइयां जरूर चालू करनी है, बट इसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके अकॉर्डिंग टू डे ऑफ सिम्टम और उनकी कोमॉर्बिडिटीज क्या है, उनका सैचुरेशन क्या है, उनका फीवर का ग्रेड क्या है, उसके हिसाब से दवाइयां लेनी है। जी डॉक्टर ऋचा, एक बात समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, अगर किसी को कोरोना हो गया है, कोई पॉजिटिव हो गया है, तो 3 से 6 दिन का जो पीरियड है वो किस तरीके से सिम्टम होंगे, उसमें क्या कुछ ध्यान रखना है, कैसे आगे बढ़ेगा ये पीरियड पूरा? देखिए, जो हमारे पास इस समय का स्ट्रेन आ रहा है उसमें कोई सेट पैटर्न हमको नहीं देखने के लिए मिल रहा है जैसे पिछली बार का स्ट्रेन था। इस बार लोगों को कुछ एक तो एज ग्रुप भी, इस बार यंगर पीपल भी मतलब ज्यादा सिम्टोमेटिक हो रहे हैं। जैसे पिछली बार था कि बच्चों को तो सिम्टम्स आ ही नहीं रहे थे और जो यंगर पॉपुलेशन थी उनको भी माइल्ड इलनेस था। तो इस बार ऐसा कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। फीवर के साथ स्टार्ट है, किसी किसी को बॉडी एक और हेडेक के साथ स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल फ्यू डेज में फीवर आता है, मोस्टली 5th-6th डे के बाद से फीवर का ट्रेंड डाउन हो जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर 5th-6th डे के बियॉन्ड भी आपका फीवर हाई बना हुआ है या जैसे मैंने बोला राइजिंग फीवर ट्रेंड होता है, तो वो फिर थोड़े से नोट करने वाली बात होती है, बिकॉज जो फर्स्ट 5 to 6 डेज का पीरियड होता है उसको वायरल रेप्लिकेशन या वायरीमिया का फेज बोलते हैं। इस समय में वायरस मल्टीप्लाई करता है और इस समय जो आपकी फर्स्ट 5 डेज की मेडिकेशंस होती हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस होती हैं। आप फीवर की मेडिसिन लेते हैं, आप मल्टीविटामिन एंड ऑल लेते हैं। फर्स्ट 5-6 डेज में आपको ब्लड थिनर, स्टेरॉइड ये सब लेने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज स्टेरॉइड लेने से वायरल एप्लीकेशन इंक्रीज हो जाता है। तो 5th-6th डे के बाद काफी पेशेंट्स में तो फीवर का ट्रेंड डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस, बॉडी एक ये परसिस्ट करती है, लेकिन फीवर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये डिनोट करता है कि आपकी बॉडी में अब वायरल लोड कम हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों में 5th-6th डे के बियॉन्ड भी फीवर बना रहता है या फिर फीवर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और नए सिम्टम्स जो लंग इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि खांसी होना, ऑक्सीजन कम होना, सांस में दिक्कत होना आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम इंफ्लेमेटरी फेज बोलते हैं, जिसमें जो वायरस जो होता है वो लंग में अब निमोनिया कॉज करना स्टार्ट कर देता है। तो उस समय अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर वो टाइम होता है जब हमें इंफ्लेमेटरी मार्कर्स ब्लड के कराने की जरूरत होती है और हमें सीटी स्कैन कराने की जरूरत होती है और बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स हमें आपको कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन देने की नीड होती है। बट अगेन मैं ये बोलूंगी कि इसकी जरूरत हर आदमी को नहीं होती और प्लीज पहले दूसरे दिन जाके सीटी स्कैन मत करवाइए। मतलब कि इतने सारे पेशेंट्स हम देख रहे हैं जिन्होंने आरटीपीसीआर नहीं कराया होता और वो जाके सीटी स्कैन करा लेते हैं और जब उनका सीटी स्कैन नॉर्मल आता है, जो फर्स्ट सेकेंड डे पे नॉर्मल ही आएगा, तो वो एकदम आराम से घर पे बैठ जाते हैं कि हमें तो कोविड है ही नहीं। तो प्लीज आप इस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में मत फंसिए और प्लीज आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, बिकॉज हर किसी के सिम्टम्स, हर किसी का पैटर्न सेम नहीं होगा। जो दवाई एक के लिए काम की जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी काम करे। तो प्लीज अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे और गूगल की नॉलेज पे भरोसा ना करके अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर भरोसा करके दवाइयाँ खाना शुरू कर दे रहे हैं। डॉक्टर अक्षय, 3 से 6 दिन का पूरा पीरियड और आगे क्या कुछ होगा वो तो डॉक्टर ऋचा ने बताया, लेकिन 6 से जो 10 दिन या 12 दिन का जो पीरियड है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें मैं दोनों के लिए जानना चाहूँगा। एक वो मरीज जो हॉस्पिटल के अंदर है, वहाँ पर तो डॉक्टर हमारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो होम आइसोलेशन में है वो किस तरीके से ध्यान रखे और डेवलपमेंट्स कैसे होंगे?
जी, तो ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है, सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। इसमें चीज़ें कई बार बेटर होती हैं, कई बार लेकिन वर्सन भी करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सैचुरेशन मॉनिटरिंग, जो आपको करते रहना है दिन में कम से कम 3 से 4 बार। 94 या उससे ऊपर का ऑक्सीजन लेवल सेफ माना जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टेम्परेचर, जो दिन में 3 से 4 बार मेजर करना है। टेम्परेचर का ट्रेंड कैसा है, क्या टेम्परेचर नॉर्मल है, लो ग्रेड फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है, इसे नोटिस करना है। एंड थर्डली, उनको कुछ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट पेन या खांसी में खून तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यूजुअली डे 6 से डे 10 के बीच सेट इन करती हैं। कई बार इस बीच में एक टर्म होती है साइटोकाइन स्टॉर्म, जो ये बताता है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है और चीज़ें एकदम से सडनली ड्रॉप होने लगती हैं, चाहे वो सैचुरेशन हो, फीवर एकदम से बढ़ने लगता है। तो ये 3 साइंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, फीवर, ऑक्सीजन लेवल और पेशेंट सिम्टोमेटिक कितना है और उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। स्मेल जाना, लॉस ऑफ टेस्ट होना, ये बिल्कुल भी एक कोई बड़ा सिम्टम नहीं है जो ये बताता है कि बीमारी बढ़ रही है। कुछ लोग एक लो ग्रेड फीवर से परेशान रहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा फीवर बना रहता है। थोड़ा सा फीवर बना हुआ है तो चिंता की बात नहीं है अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। बट अगर फीवर बना हुआ है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिरता जा रहा है, तो इट इज़ हाई टाइम कि आपको टेस्ट भी कराने हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। हो सकता है डॉक्टर आपको सीटी स्कैन एडवाइस करें, एंड हो सकता है अगर 94 से नीचे परसिस्टेंटली आपका सैचुरेशन है, सिर्फ एक रीडिंग नहीं, अगर कंटिन्यूसली 94 से सैचुरेशन नीचे चल रहा है, उसके बाद हम एडवाइस करते हैं कि अगर वो 90 या 94 के बीच है तो पेशेंट को प्रोनिंग कराते हैं, यानी कि पेट के बल लेटाना, और कुछ दवाइयाँ ऐड करते हैं। उसके बाद भी अगर सैचुरेशन परसिस्टेंटली लो है तो इट इज़ क्लियर इंडिकेशन कि मरीज को कुछ भी नहीं सोचना है, हॉस्पिटल जाना है और एडमिट हो जाना है। ओके, ये बड़ा अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मैं डॉक्टर ऋचा एक बात समझना चाहूँगा, इस पूरे पीरियड में सबसे खतरनाक टाइम किसी भी पेशेंट के लिए, या कहें सबसे चिंता करने वाला वक्त कौन सा हो सकता है? सावधानियां उस वक्त क्या कुछ होनी चाहिए? जो हम इस वेव में देख रहे हैं, पहले लास्ट ईयर तक हमको लगता था कि सेकेंड वीक 7th डे से 14th डे या 7 डे से 10th डे का टाइम ज्यादा क्रिटिकल होता था। इस बार हम देख रहे हैं कि 4th डे से ही कुछ पेशेंट्स डिप करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो इन्फ्लेमेटरी फेज है वो थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 5th से 10th डे का टाइम मैं बोलूंगी कि ज्यादा क्रिटिकल होता है, जब आपको अपने सिम्टम्स को काफी ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत होती है, स्पेसिफिकली अगर आप होम आइसोलेशन में हैं। तो शुरू के कुछ दिन तो फीवर आता ही है, लेकिन अगर 5th डे के बियॉन्ड आपका फीवर बढ़ रहा है, आपकी ऑक्सीजन परसिस्टेंटली कम जा रही है, या फिर आप अगर वॉशरूम से वापस आ रहे हैं या थोड़ा सा भी चलने पे आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो वो थोड़े से डेंजर साइंस होते हैं जिसमें आपको अपने डॉक्टर के साथ इमीडिएटली कंसल्ट करना है। तब शायद हम आपके टेस्ट करवाएंगे, और अगर परसिस्टेंटली आपका ऑक्सीजन लोअर लेवल में आता है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है। इसमें एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि आजकल लोगों के मन में शायद ये थोड़ा सा आ गया है कि हम ऑक्सीजन भी घर में अरेंज कर देते हैं। तो वो करते क्या है कि वो किसी के टच में नहीं आते और वो ऑक्सीजन घर पे दे देते हैं। वो ये बात नहीं समझते कि ऑक्सीजन जो कम हो रही है उसके मायने ये है कि लंग्स में निमोनिया हो रहा है। तो आप जो ऑक्सीजन दे रहे हो उससे तो सिर्फ ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, लेकिन वो लंग का जो निमोनिया है वो तो टैकल ही नहीं हो रहा है। तो 1-2 दिन के बाद फिर ऑक्सीजन ज्यादा नीचे हो जाती है और फिर मरीज की हालत हॉस्पिटल से ज्यादा आईसीयू की रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाती है। बहुत बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर ऋचा, और ये तमाम चीजें हम उम्मीद करेंगे, माफी के साथ रोक रहा हूँ, हम उम्मीद करेंगे कि जो दर्शक सुन रहे हैं इन चीजों को बिल्कुल इनका ध्यान रखें, क्योंकि जो जानकारी आप दोनों ने दी है वो बहुत अहम हो जाती है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।